नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 55 को डिस्कस किया था, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस विधि से होता है, इन सब का हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ में हमने एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है राष्ट्रपति चुनाव में, इसका भी अध्ययन किया था। और जो राष्ट्रपति चुनाव में विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए जनसंख्या का जो आधार लेते हैं, वो आधार कब का रखते हैं, इसका हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो बना हुआ है, उसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसका भी हमने अध्ययन किया था। आज दोस्तों हम आर्टिकल 71 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ में दोस्तों मैं आज का अध्ययन शुरू करने जा रहा हूँ आर्टिकल 71। दोस्तों, आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, जो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय होगा वो उसकी बात इसमें कही गई है। आज आगे बात करें हम आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्लोज 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी शंका, विवाद की सुनवाई और जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। इस आर्टिकल से हमको एक बात सीखने को मिलती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करता है? निर्वाचन आयोग, संसद, इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों। तो यहाँ पर आर्टिकल 71 क्लोज 1 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा इस विषय में वो अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, अब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद में इस चुनाव को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहे तो वो कब तक दे सकता है? तो मित्रों, कब तक दे सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कब तक दी जा सकती है? तो चुनाव होने के 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर हम राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कहीं पर भी यदि आपको एक महीना लिखा हुआ मिलता है तो मित्रों ये गलत होगा, क्योंकि किसी महीने में 28 दिन भी होते हैं, किसी महीने में 29 दिन भी होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने का जो समय है वो समय 30 दिन का है। चुनाव होने की तारीख से अगले 30 दिन तक के लिए कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं दे सकता। कौन दे सकता है भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जो देगा वो
30 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अब चुनौती कब दे सकते हैं ये डिस्कस हो गया। कौन दे सकता है चुनौती, कौन दे सकता है राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कौन दे सकता है, कौन राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है उसके खिलाफ याचिका लगा सकता है। तो यहाँ पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पहला होता है मित्रों उम्मीदवार, दूसरा निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य, 20 सदस्य। उम्मीदवार मतलब जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। या फिर निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं 30 दिन के अंदर, इससे बाद में नहीं दे सकते। ठीक है मित्रों, अब राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती इन लोगों ने दे दी है। अगर इनको कहीं पर लगा है कि जो राष्ट्रपति चुना गया है वो राष्ट्रपति किसी न किसी गलत तरीके से चुना गया है, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, कोई भी आरोप वो लगा सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है तो मित्रों सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में एक संवैधानिक पीठ, एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा जिसमें 5 जज शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव को याचिका देने वाली, राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका लगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े। और ये बोबड़े साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी, उसके जस्ट बाद में ये जो CJI होंगे ये 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन करेंगे। यहाँ हमको संवैधानिक पीठ का मतलब समझना है, संवैधानिक पीठ होती क्या है। दोस्तों, अगर किसी भी विवाद को 5 या इससे अधिक जज मिलकर एक साथ सुनते हैं तो उस जजों का जो पैनल बना है उस विवाद को सुनने के लिए उसको हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। अगर किसी विवाद को 5 से कम जज सुनते हैं तो उसको हम संवैधानिक पीठ नहीं कह सकते, नहीं कहते हैं। 5 या 5 से अधिक जजों के पैनल को ही हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। तो इस संवैधानिक पीठ के पास में अब क्या काम है, जैसे ही संवैधानिक पीठ का गठन हुआ तो संवैधानिक पीठ याचिका में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगी संवैधानिक पीठ। और जांच करने के बाद में संवैधानिक पीठ के पास में 3 तरह के ऑप्शन होते हैं डिसीजन देने के लिए। पहला ऑप्शन होता है मित्रों कि वो याचिका को खारिज कर दे, याचिका को खारिज कर दे इस आधार पर कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जिन आरोपों के साथ में याचिका लगाई गई है उन आरोपों में कोई दम नहीं है। इस आधार पर संवैधानिक पीठ जो बनी है सुप्रीम कोर्ट, वो उस याचिका को खारिज कर सकता है। पहला ऑप्शन संवैधानिक पीठ के पास में ये रहता है। दूसरा ऑप्शन चुनाव को अवैध घोषित कर सकती है, अवैध
घोषित कर सकती है। अगर संवैधानिक पीठ अपनी जांच में ये पाती है, संवैधानिक पीठ यदि अपनी जांच में ये पाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य हैं, तो संवैधानिक पीठ उस राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो होता है, संवैधानिक पीठ अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकती है। तीसरा ऑप्शन संवैधानिक पीठ के पास में ये वाला होता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव को अवैध घोषित करके अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकती है। ये अन्य व्यक्ति कौन होगा? ये अन्य व्यक्ति वो होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो मतगणना हुई थी उस मतगणना में दूसरे नंबर पर रहा था, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकता है यदि वो यह पाता है अपनी जांच में कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इस याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य हैं, तो इस राष्ट्रपति के चुनाव को यहाँ पर वो खारिज करके अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकती है। लेकिन यहाँ तो उनका चुनाव अवैध घोषित हो गया, जैसे कि आज तारीख है 24 अगस्त 2020। यहाँ पर राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन कर लिया, शपथ दिला दी, राष्ट्रपति ने अपना कार्य शुरू कर दिया और आपको पता है 30 दिन के भीतर जैसे 20/9/2020 को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका लगा दी गई है और संवैधानिक पीठ का गठन हो गया है। उस पीठ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उसके बाद में ये जो संवैधानिक पीठ है ये अपना निर्णय देती है, जैसे मान लो अगले महीने में 20/10/2020 को यहाँ पर इस संवैधानिक पीठ का अर्थात सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अवैध घोषित किया जाता है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य पाए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तारीख से जब से राष्ट्रपति महोदय ने पद ग्रहण किया तब से लेकर इस 20 तारीख तक राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कार्य किया है वो वैध होंगे, मतलब उनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैध होंगे। इस 24 तारीख से लेकर इस 20 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक राष्ट्रपति महोदय ने जो कार्य किया है वो सब वैध होंगे, मान्य होंगे, उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बात का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 71 क्लोज 2 में किया गया मित्रों, 71 क्लोज 2 में। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगती है, याचिका लगने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा, 5 जजों की संवैधानिक पीठ होगी। उसके बाद में जो संवैधानिक पीठ बनी है वो संवैधानिक पीठ आरोपों की जांच करेगी। आरोप की जांच करने के बाद में उसके पास में 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो वो याचिका को खारिज कर दे इस आधार पर कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत है, या फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दे इस आधार पर कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य पाए जाते हैं। दूसरा, अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकती है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतगणना के समय दूसरे नंबर पर रहा था उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर सकता है। लेकिन हमने इसको डिस्कस किया आर्टिकल 71 क्लोज 2 को, इसमें दिया गया है कि
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के दिन से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित होने तक राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कार्य किया है वो सब कार्य वैध होंगे, उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये आर्टिकल 71 क्लोज 2 इस बात का स्पष्ट प्रावधान करता है, उल्लेख करता है। इसके आगे दोस्तों, अब राष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? चुनौती आप किसी भी आधार पर दे सकते हो। कोई भी आरोप लगा सकते हो कि वो जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा था तब किसी न किसी लाभ के पद पर था। किसी भी आधार पर वो राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन किस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते? किस आधार पर राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते? किस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते? तो पहला यहाँ पर निर्वाचक मंडल अधूरा था या फिर निर्वाचक मंडल अधूरा था, यहाँ पर ये लिखते हैं, अर्थात संसद या राज्य विधान मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त था। इस आधार पर हम राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल अधूरा था, किसी राज्य की विधानसभा भंग हो रखी थी, इस आधार पर भी नहीं दे सकते। या फिर लोकसभा का विघटन हो रखा था, इस आधार पर भी हम राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। मित्रों, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 क्लोज 4 में स्पष्ट कहा गया है कि इस आधार पर हम राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकते कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय निर्वाचक मंडल अधूरा था, किसी सदस्य का पद रिक्त था। ठीक है दोस्तों, तो इसके संबंध में ही मैं आपको एक विवाद बताना चाहूँगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर आया था। विवाद क्या था दोस्तों? उस विवाद से इस आर्टिकल 71 क्लोज 4 से ये बात अच्छे से स्पष्ट होती है। और जिस विवाद की चर्चा हम करने जा रहे हैं उस विवाद से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल अधूरा था, इस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। विवाद का नाम है NB खरे बनाम निर्वाचन आयोग। इस चुनाव में क्या हुआ था मित्रों? इस विवाद में 1957 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था उसको इस आधार पर स्थगित करने की मांग
करने की मांग की गई थी। इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को स्थगित अर्थात पोस्टपोन करने की मांग की गई थी कि अभी वर्तमान में मतलब 1957 में वर्तमान में पंजाब व हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के कुछ पद रिक्त है। एन बी खरे बनाम निर्वाचन आयोग, यहाँ पर निर्वाचन आयोग आएगा, निर्वाचन आयोग, एन बी खरे बनाम निर्वाचन आयोग। ये जो याचिका लगाई गई थी 1957 में, इस याचिका में मांग की गई थी कि 1957 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसको स्थगित किया जाए। किस आधार पर स्थगित करने की मांग की गई थी? आधार उन्होंने ये लिया था कि वर्तमान में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं के कुछ पद रिक्त है। अर्थात सीधा सा उनका कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा था। ठीक है दोस्तों, तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अपना निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला उन्होंने अपने निर्णय में ये कहा। दूसरा, उन्होंने एक संविधान संशोधन था उसका हवाला देते हुए कहा कि 11वें संविधान संशोधन 1961 के अनुसार निर्वाचक मंडल अधूरा है। इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर जो एन बी खरे बनाम निर्वाचन आयोग का विवाद है उसमें भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को हम निर्वाचक मंडल अधूरा था इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 11वें संविधान संशोधन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो 1957 में याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया। ऐसी बात हमारे संविधान का आर्टिकल 71 क्लॉज 4 भी बताता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा था, इस आधार पर हम राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना छोटा सा वीडियो और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर राष्ट्रपति टॉपिक आपको इतना विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि आज तक आपने राष्ट्रपति टॉपिक को कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा और यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको राष्ट्रपति टॉपिक कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मैं बिल्कुल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किताब हर कोई लिख सकता है, जो गाइडें मार्केट में मिलती है हर कोई उनको लिख सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, लेकिन संविधान हर कोई नहीं लिख सकता। संविधान लिखने वाले देवदूत होते हैं,
संविधान इतने आसानी से नहीं लिखा जा सकता, तो मैं आपको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो भी मैं आपको संविधान के अनुसार ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो संविधान के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किस विवाद में दिया है, किस आर्टिकल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो समय समय पर उनका भी मैं उल्लेख करूँगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से आपको ये बात समझ में आ जाए कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर, इस आर्टिकल को लेकर क्या कहा है अपने निर्णय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी बहुत बड़े माने जाते हैं किसी भी आर्टिकल को समझने के लिए। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे छोटा सा निवेदन फिर से यही है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। लास्ट आपके राइट हैंड पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको आप दबाओगे तो एक घंटी से बनकर आती है, घंटी को भी आप क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं मेरे यहाँ से तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।